हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम GS2 ई गवर्नेंस एंड आईसीटी का एक टॉपिक ले रहे हैं। काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी इसके बारे में पूछा जा चुका है और अभी करंट सिनारियो देखते हुए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि देखो, कोविड के टाइम में सब कुछ हम लोग डिजिटली काम कर रहे हैं, सब कुछ हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो जितनी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उन सर्विसेज को भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन सर्विसेज को ऑनलाइन उनको फैसिलिटेट करवाया जाए। और ऑनलाइन फैसिलिटेट करवाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे ई गवर्नेंस और आईसीटी का यूज़ हो रहा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। तो कोविड के टाइम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से गवर्नेंस को ईजी करने के लिए, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस की हम वैसे भी बात करते हैं, तो उसमें उसको और भी ज़्यादा स्मूथ ट्रांजेक्शन करने के लिए कि ना सिर्फ वो लोग जो लिटरेट हैं या जिनके पास अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड या बढ़िया इंटरनेट कनेक्टिविटी है, उनके अलावा वो लोग जो बिल्कुल लास्ट माइल कनेक्टिविटी बोलते हैं ना, आइसोलेटेड प्लेसेस में है, लेकिन वो भी उसी तरीके से इक्वल लेवल से गवर्नमेंट की सर्विसेज की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। इसीलिए ये टॉपिक इस साल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, little_simple_बुद्धा पे। इसके साथ ही जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ बोलती हूँ, आपको ये क्वेश्चन खुद से लिख के अटेम्प्ट करना है। आप में से काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चंस भेज रहे हैं एंड आई विल बी रिव्यूइंग योर क्वेश्चंस। काफ़ी के तो मैंने आंसर करे भी हैं रिव्यू, बाकी के मैं करूँगी भी। आप चाहें तो स्टडी आईक्यू की ईमेल आईडी पे भेज दीजिए या फिर मेरे इंस्टा हैंडल पे आप अपने आंसर्स को भेज सकते हो, लेकिन जब तक आप हाथ से नहीं लिखोगे आंसर्स परफेक्ट नहीं होंगे। तो आज का हमारा GS2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में आया था 2019 में। द क्वेश्चन सेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, आईसीटी पे जो बेस्ड प्रोजेक्ट या प्रोग्राम्स होते हैं, दे जनरली सफर टर्म्स ऑफ सर्टेन वाइटल फैक्टर्स। मतलब बोल रहा है कि हमेशा इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कुछ उनमें इश्यूज आ जाते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये इश्यूज के बारे में पूछ रहा है कि जो आईसीटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और साथ ही में ऐसे मेजर्स सजेस्ट करने हैं ताकि उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो क्वेश्चन का हमारा इसका क्या फ्रेमवर्क रहेगा, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि भाई आईसीटी की हम क्यों बात कर रहे हैं, देन वी विल रिलेट आईसीटी एंड द ई गवर्नेंस। ओके, उसके बाद हम बताएंगे कि आईसीटी में गवर्नमेंट ने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो चला के रखे हैं, लेकिन इनमें ये फॉलोइंग चैलेंजेस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे चैलेंजेस लिखेंगे। चैलेंजेस को आप डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हो, जैसे आप पॉलिटिकल चैलेंजेस लिख सकते हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज लिख सकते हो, आप इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस लिख सकते हो, आप टेक्निकल चैलेंजेस लिख सकते हो, आप इकोनॉमिक चैलेंजेस लिख सकते हो। आप तो जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में अगर डिवाइड करके लिखते हैं तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट रहता है। उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे, तो जब हम मेजर सजेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स या जो स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया हो गई, नेशनल डिजिटल प्रोग्राम हो गया, इन सब के बारे में थोड़ा सा मेंशन करेंगे कि ये सारी स्कीम्स चलाई गई हैं और इनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फॉलोइंग सजेशंस हैं, जिनको अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हमारा आईसीटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो ये पूरा फ्रेमवर्क रहेगा। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन के साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इसके चैलेंजेस लिखेंगे, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद थोड़े से एग्जांपल्स देते हुए हम क्या इसके मेजर्स हैं, क्या इसके आगे वे फॉरवर्ड है, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करते हुए कंक्लूजन के साथ हमारा आंसर क्लोज कर देंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क होगा। ओके, अच्छा, इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो, हाउ आईसीटी कैन बी लेवरेज्ड। आप आईसीटी को कैसे यूज कर सकते हो टू डिलीवर सर्विसेज फास्टर एंड विदाउट लीकेज। फटाफट, मतलब ज्यादा स्पीडी और विदाउट लीकेज, कि सीधी मिडिल मैन का कोई रोल ना हो, कोई लीकेज ना हो, सीधा सोर्स टू डेस्टिनेशन का जो आईसीटी का सर्विस डिलीवरी है वो कैसे ले आया जा सकता है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे हमने जो सजेस्टिव मेजर्स लिखे थे ना, इन सजेस्टिव मेजर्स हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आएंगे। एंड उसके बाद क्या पूछा है,
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल की हेल्प से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तो हम वही सिंपल ICT एंड ई गवर्नेंस को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और इसके एग्जाम्पल्स देंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि इस तरीके से यहाँ पे हम सर्विस डिलीवरी और विदाउट लीकेज पे एम्फेसिस करेंगे और हम बताएंगे कि ये वाले फॉलोइंग मेजर्स हैं या इस तरीके से इन मेथड से हम ICT का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ ही में हम कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे, जैसे माई गवर्नमेंट वाला जो स्कीम है, ई मित्रा का जो स्कीम है, इस तरह की जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में लिखेंगे ताकि हम बताएं कि इस तरीके से जो सर्विस डिलीवरी है वो फास्ट होती जा रही है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर सम चैलेंजेस इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICT। सेम जैसा सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, ICT के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस को मेंशन करेंगे और उनमें सब कैटेगराइज कर देंगे चैलेंजेस को कि हमारे पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल, इकोनॉमिकल, ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं। उसके बाद क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस करने के लिए, सेम तरह का क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ओके तो दीज आर लाइक सम वेरी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आ सकते हैं। अभी कोविड के टाइम के अंदर क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं तो कोविड के टाइम में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फ्रेम हो सकता है, तो हमें उसको बनाना भी उसी तरीके से पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, इन कोविड टाइम्स टू व्हाट एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक आपको लगता है कि ई गवर्नेंस हेल्पफुल हो सकती है। नाउ इसमें क्यों लिखा है मैंने कोविड टाइम, देखो गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वेलफेयर मेजर्स लेना, और ई गवर्नेंस क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज लेते हुए गवर्नमेंट की जो सर्विस डिलीवरी है उसको ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव बनाना। तो ये ई गवर्नेंस होता है। ई गवर्नेंस का मतलब है कि जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं उनमें एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल हो और उस इम्प्लीमेंटेशन हो। तो इसी के तो ये हमें यहाँ पे बताना है कि कोविड के टाइम में किस तरीके से ई गवर्नेंस को हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच वाला बना सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, तो चैलेंजेस की बात हमें यहाँ पे करनी होगी। नाउ ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक काफ़ी सिंपल है, आपने ई गवर्नेंस के बारे में काफ़ी बार पढ़ा होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो उनमें हमेशा एक ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन रखा करो, जैसे कि ई गवर्नेंस है, इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन रख लो, ठीक है। जैसे कि सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो टॉपिक्स दे के रखे हैं उनका एक बार, जैसे NGOs हैं या फिर जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है, इनके बारे में एक ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले लो। जैसे ई गवर्नेंस की वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है, बहुत शानदार डेफिनेशन है, तो इनकी कॉपी में डेफिनेशन लिख लो ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको डिफाइन कर दो 2-3 लाइन के अंदर और आपका एक ही स्टैंडर्ड आंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, ई गवर्नेंस का सबसे पहले हम थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। ई गवर्नेंस ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड पीपल के बीच में ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड सर्विसेज, इंटीग्रेशन करते हैं काफ़ी सारी सर्विसेज के बीच में, एंड इंफॉर्मेशन पोर्टल्स बनाते हैं जहाँ से आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे जो फंड है वो डिस्बर्स हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। नाउ ICT का यूज क्या है, देखो ई गवर्नेंस इज मोर देन ICT। ई गवर्नेंस गवर्नेंस इज बेस्ड ऑन 4 पिलर, ठीक है। इट्स पीपल, प्रोसेस, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, 4 चीज़ों पे बेस्ड होती है गवर्नेंस। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द गवर्नेंस। कभी भी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड पूरा ई गवर्नेंस हमारा नहीं होता है। ई गवर्नेंस में पीपल आएंगे, प्रोसेस आएगा और रिसोर्सेज आता है। इस तरीके से एक डायग्राम बनता है इसका, और हम यहाँ पे लिखते हैं पीपल, process, resources and technology. Okay, so ICT is just one part of the e-governance. So ICT क्या करता है, ये flow of information को तेज कर देता है। आपको इसे ऐसे समझो कि एक तो आप ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हो और दूसरा किसी ने आपको व्हाट्सअप कर दिया है, ठीक है। तो दिस स्पीडिंग ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन क्या करता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है, जो गवर्नमेंट के वेलफेयर मेजर्स होते हैं, उनको फटाफट से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट्स में, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी कैसे आ रही है, सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल है, ट्रांसपेरेंट है।
तो वो सारे गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं, गवर्नमेंट के जो भी फैसले हैं, गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब अवेलेबल हैं आप सबके देखने के लिए। तो यू कैन सी इट एंड यू कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दिस। तो वहीं पे दूसरा बेनिफिट आता है अकाउंटेबल, क्योंकि ये गवर्नमेंट के प्रोमिसेस हैं एंड दीज आर ट्रांसपेरेंट प्रोमिसेस। तो वो ट्रांसपेरेंट प्रोमिसेस क्या है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। फिर है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज में क्या है कि देखो हर जगह आजकल कस्टमर हेल्पलाइन नंबर होता है। जैसे कोविड के मामले में देखो कि जब बहुत ही ज़्यादा फेक न्यूज़ बनना स्टार्ट हो गई थी तो पीआईबी ने खुद अपना एक व्हाट्सअप चैनल बनाया था, और आपको कोई भी फेक न्यूज़ अगर मिलती थी तो आप उस नंबर पर अगर फॉरवर्ड कर देते तो वो पीआईबी का एप्लीकेशन बता देता, पीआईबी का जो व्हाट्सअप नंबर था वो बता देता कि ये न्यूज़ फेक है या सही है। ठीक है, तो इस तरीके से इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस हो गई है। एक तो फेक न्यूज़ का स्प्रेड कम हो गया और दूसरा आपको सही तरीके इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। चौथा बढ़िया एडवांटेज है इसका डेटा मैनेजमेंट का। आईसीटी ना काफ़ी स्टोरिंग एंड रिट्रीवल ऑफ द डेटा में आपको पहले एकदम पेन पे पेपर पे लेके डेटा रखना पड़ता था, बहुत पुरानी पुरानी फाइल्स हो जाती थी, लेकिन अभी सारा डिजिटल डेटा हो गया है। सब कुछ फाइल्स के अंदर स्टोर है, तो आप उसे एनालिसिस कर सकते हो। आप उसमें से हम लोग जो डेटा माइनिंग करते हैं वो हो सकती है। फिर है हमारा डिसीजन मेकिंग ना। डिसीजन मेकिंग कैसे स्पीड अप हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह हो गई है, डिपार्टमेंट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, गवर्नमेंट की जो रीच है वो जियोग्राफिकली एंड डेमोग्राफिकली काफ़ी इंक्रीज हो गई है। तो इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और भी ट्रांसपेरेंट हो गया है और स्पीडी हो गया है, और साथ ही में लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो गया है। अभी आप देखो कि सोशल मीडिया पे या फिर न्यूज़पेपर्स के अंदर भी जो ई प्रिंट आता है, कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तो यू हैव अ से इन दैट। जैसे कि अगर आपको रीच करना, इवन यू कैन रीच द प्राइम मिनिस्टर्स, यू कैन रीच द मिनिस्टर्स ऑल्सो। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे ट्वीट कर देते हो, रेलवे मिनिस्टर को आपने ट्वीट कर दिया तो वो क्या होगी, हर जगह स्प्रेड हो जाएगी, तो उस पर एक्शन भी जल्दी लिया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इसके। अच्छा, कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं कि कोविड में क्या हो गया है कि पब्लिक जो रिस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन हो गया है, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट की मशीनरी है ना वो एकदम ऐसे अटक सी गई है। तो इस न्यू वर्किंग फ्रॉम होम वाला जो न्यू नॉर्मल है हमारा, इस सिनारियो के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल बन के आ रही है। ये लोगों की इट इज़ चेंजिंग द वे द पीपल लिव, दे लर्न, दे वर्क एंड दे कम्युनिकेट। सब कुछ आप मतलब ऐसे ऐसे काम जो पहले में लगता था कि घर से हो ही नहीं सकते, वो सब कुछ आज घर से हो रहा है। तो ई सर्विसेज में यही तो होता है कि आपको, जैसे आपको बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेना है कुछ भी, तो आपको उसके लिए सरकारी ऑफिस ना जाना पड़े। आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से आप उसको अप्लाई कर दो और आपको वो एक डिजिटली कॉपी मिल जाए। तो यही तो होता है ई सर्विस के अंदर। तो इसमें यही हो रहा है। तो यही होता है कि लेकिन देखो, गवर्नमेंट इज मोर देन दीज थिंग्स ऑल्सो। गवर्नमेंट चलाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उन इंस्टीट्यूशंस का इफेक्टिव वर्किंग ज़रूरी होता है। तो कोविड टाइम में उन इंस्टीट्यूशंस का इफेक्टिव वर्किंग डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए या गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए कैसे हम उसमें ई गवर्नेंस या फिर आईसीटी का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि देखो, जैसे ई लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं हम। ई लेजिस्लेचर में क्या होगा, देखो पार्लियामेंट का रोल आपको पता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से पूरा पार्लियामेंट अभी रुक ही गया था। तो अभी अगर हम एक टेक्नोलॉजिकल सेंट्रिक सोल्यूशन बनाते हैं जिसके अंदर जो मीटिंग्स हैं अगर वो फिजिकली नहीं हो सकती, तो जैसे आपने देखा होगा कि आप वेबएक्स पे मीटिंग करते हो, जूम पे मीटिंग करते हो, तो उसी तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए जहाँ पे जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो सब वहाँ पे आके डिबेट कर सकें, इंपॉर्टेंट इश्यूज का डिलिब्रेशन कर सकें। तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंट इश्यू ऑफ ऑर्डिनेंस होता है कि पार्लियामेंट बैठी नहीं है, दोनों सदन है नहीं, किस तरीके से बिल पास करेंगे, तो उस केस में हम लोग ऑर्डिनेंस पास, उस केस में गवर्नमेंट क्या ऑर्डिनेंस पास कर देती है। तो अगर ई लेजिस्लेचर हो जाता है तो ऑर्डिनेंस का पासेस भी कम हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी भी टाइम पे आप लोकसभा या राज्यसभा का ऑनलाइन कॉल कर सकते हो। वर्चुअल पार्लियामेंट ऑलरेडी सेटअप हो चुकी है, नया कॉन्सेप्ट है नहीं, जैसे यूके न्यूजीलैंड के अंदर तो चलती भी हैं जो पार्लियामेंट्स हैं। फिर स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कमेटीज के रोल से आप
अनजान हो नहीं, आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट, इनका कितना क्रिटिकल रोल होता है कि जितने भी गवर्नमेंट बिल्स या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बन के आती है उनका इन डेप्थ क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है इन कमिटीज में, और उसके बाद ही वो बाहर आती है। तो और वो क्या करती है, ये कमिटीज क्या होती है, पब्लिक का जो व्यू है, पब्लिक का जो क्रिटिसिज्म है उसको भी ये लेती हैं और उसके हिसाब से पॉलिसीज एंड जो लॉज आते हैं उसके अंदर वो चेंज करती है। तो सिमिलरली अगर हम आईसीटी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज को, तो ना सिर्फ इनमें जो स्टेक होल्डर्स है इनकी रेंज इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि ऐसे लोग जो कमेटी के सामने आ नहीं पाते हैं, मेनी रिस्ट्रिक्शंस, जियोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, कोई भी फिजिकल रिस्ट्रिक्शन हो सकता है, किसी भी तरीके रिस्ट्रिक्शन की वजह से अगर वो कमेटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होगा कि वो कहीं पे भी बैठे इन कमिटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जुडिशरी ऑल्सो, हालांकि जुडिशरी धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम जुडिशरी को कम्युनिकेशन आईसीटी से इसको जोड़ते हैं तो जो जस्टिस है इट कैन रीच टू एनीवन एवरीवन विदाउट एनी डिले। तो ई कोर्ट जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम अडॉप्ट कर ही चुके हैं काफी सारा। तो उसके बाद है प्रमोटिंग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में क्या है कि देखो, जब गवर्नमेंट कोई भी रूल लेके आती है, सेलेक्ट या फ्रेम पॉलिसी होता है, रैंक स्पीडिंग प्रायोरिटीज होता है, तो इन सब के अंदर लोकल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा, सोशल ऑडिटिंग स्ट्रेंथन हो जाएगी। जैसे सिटीजन्स हैं, दे कैन डायरेक्टली गिव सजेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन द माई गव प्लेटफॉर्म। अगर आपने ये ऐप नहीं इंस्टॉल करी देन यू शुड इंस्टॉल दिस ऐप। इस पे आपका जो भी क्रिटिसिज्म है या फिर आपका जो भी अप्रिसिएशन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज है, आप सीधा गवर्नमेंट को दे सकते हो इसमें, और इट विल रीच टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इट विल रीच टू द गवर्नमेंट। गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करने में, गुड गवर्नेंस क्या होती है कि हमें बहुत ही स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर मेजर्स करना है। तो आईसीटी में क्या होगा कि जो पॉलिसी डिसीजंस लिए गए हैं उनका बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूशन हो जाएगा। दे विल बी इम्प्लीमेंटेड इन मल्टीपल लोकेशंस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जाएगी। क्विक एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट होगा। मान लो कि आपने कोई एक पॉलिसी पास करी, आपने कोई एक पॉलिसी है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए पास करी है, तो अभी क्या है, मानो कि इस पॉलिसी में कुछ इश्यूज हैं कि वो उस एरिया में सुटेबल नहीं है, तो क्या होगा कि सिटीजन्स फटाफट से उसका रिव्यू दे देंगे। फटाफट से अगर उसका रिव्यू मिल गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें चेंजेस ला देंगी अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड। टेलर मेड पॉलिसीज, टेलर मेड स्कीम्स बन जाएंगे यहाँ पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, तो जब हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करते हैं तो इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव टूल टू अटेन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको पता है क्या क्या है, अगर नहीं है तो प्लीज इनको याद कर लेना। जब भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो तो उसमें एसडीजी को अगर आप मेंशन करते हो तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे एडअप होता है। जैसे एसडीजी 6 है, क्या बोल रहा है, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन टू ऑल। तो इसमें हम कैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं कि हम लोग रिमोट इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे, हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, स्मार्ट मीटर्स का यूज करेंगे, सॉइल सेंसर्स का यूज करेंगे। तो इन सब में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, आईसीटी का यूज हो रहा है। SDG 7 इंश्योरिंग सस्टेनेबल एनर्जी, तो इसमें हम स्मार्ट ग्रिड्स लगा रहे हैं। हम जो डिमांड रिस्पॉन्स टेक्नोलॉजी होती है कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करा जा रहा है, तो वैसे टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। SDG 13 जैसे कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिजिटल सोल्यूशंस लेके आ रहे हैं गवर्नमेंट में। स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट एनर्जी, आप घर में आए तो लाइट ऑन हो गई, जैसे आप घर से बाहर गए तो लाइट ऑफ हो गई, तो इस तरीके से स्मार्ट बिल्डिंग इन स्मार्ट एनर्जी की टेक्निक्स लाई जा रही हैं। सिमिलरली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट मोबिलिटी। तो ये कुछ मतलब देखो किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज करके एसडीजीज को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर इनको याद करके आप लिख सकते हो एग्जाम में तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट होगा। इनफैक्ट आई वुड से कि इसको आप थोड़ा लिख के प्रैक्टिस कर लो, या फिर जैसे ही आपके नोट्स बना रहे हो ना तो उसमें मेंशन कर लो। तो दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड पॉइंट्स। इसके अलावा ना हम आपको कुछ एग्जांपल्स हमेशा मेंशन करने पड़ेंगे, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रही हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट ने आईसीटी को लेवरेज करा है, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि जो सर्विस डिलीवरी है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। जैसे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन इनिशिएटिव। नाउ ये आपको पता होगा ना कि जो ई गवर्नेंस है वो 3 तरह की होती है, G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड G2C गवर्नमेंट टू
सिटीजन, 3 तरह की होती है ये। तो G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंदर लैंड रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन हुआ है। तो इसमें जितने भी लैंड है उन सबको डिजिटल करके उनको कंप्यूटर्स में उनकी बाउंड्री रिकॉर्ड कर ली गई है। तो उससे जितने भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो बहुत ही फास्ट हो गए हैं। भूमि प्रोजेक्ट लाया गया था लैंड ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। ई सेवा आंध्र प्रदेश। आपको इनको डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा ध्यान रख लो कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो गवर्नमेंट टू सिटीजन याद रख लो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं याद रहता है कि ये गवर्नमेंट टू सिटीजन या गवर्नमेंट टू बिजनेस है क्या, तो भी इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन कुछ एग्जांपल्स ध्यान रख लो जहां पे हमने आईसीटी का यूज करके जो सर्विस डिलीवरी है उसको बहुत ही इंप्रूव करा है। तो ये 3 याद रख लो, गवर्नमेंट टू सिटीजन में कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड, भूमि प्रोजेक्ट, ई सेवा। दीज आर वेरी वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एक्चुअली। गवर्नमेंट टू बिजनेस में MCA 21 है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने चलाया था। तो इनका क्या था कि जितनी भी सर्विसेज होती है ना, जितनी दे कैन सिक्योर द ऑनलाइन एक्सेस टू ऑल रजिस्ट्री रिलेटेड सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर। बाकी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या थे G2G के अंडर कि एक तो इन्होंने इमिग्रेशन वीजा एंड फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम चलाया था। तो ये लाइक जो चेक पोस्ट होती है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ पे पब्लिक एंड लाइक पॉपुलर परसेप्शन ये होता है कि काफ़ी मतलब हैसल्ड होता है, बहुत ही रश रहती है। लेकिन इस तरीके से इन्होंने क्या करा, पूरा आईसीटी लगा दिया, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया। तो अभी वो बहुत ही यूजर फ्रेंडली सर्विस हो गई, उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। सिमिलरली पीडीएस वाला तो है ही, आधार वाला सिस्टम देख लो, पीडीएस का सिस्टम देख लो। तो इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इफ़ यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल्स तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे ई कोर्ट की हम बात कर रहे थे कि हम वर्चुअल जुडिशरी की बात कर रहे थे, जैसे हम डायरेक्ट केस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो ये तो आपको पता ही कि डायरेक्ट केस ट्रांसफर अभी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। जितनी भी नई स्कीम्स आती हैं उनमें ई क्रांति हो गया, जिसमें जितने भी रिमोट विलेजेस हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को कोट करना जब भी आप क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर करो। तो हमारा क्या इश्यू रिलेटेड भी था ना कि क्या क्या इश्यूज थे। तो देखो इश्यूज में क्या है ना कि मेजरली 3 तरीके इश्यूज में हम इसको डिवाइड करते हैं कि ई गवर्नेंस में 3 तरह के मेजर चैलेंजेस हैं। पहला है इकोनॉमिक चैलेंजेस। इकोनॉमिक चैलेंजेस में कॉस्ट है। इनिशियली जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हो तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए आपको बड़ा अमाउंट चाहिए होता है। जिस तरीके से हमारी लो पर कैपिटा इनकम है या फिर हमारा जो जीडीपी है वो भी लो जा रहा है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट एक बार के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। फिर है रीयूजेबिलिटी। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है क्विकली, विद इन अ सेकेंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। तो उस इतनी चेंजिंग फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ उसकी स्पीड को बनाए रखना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपने अभी एक टेक्नोलॉजी बनाई, फिर थोड़े टाइम में वो पुरानी हो गई है, अभी वो रिडंडेंट हो गई है, तो उसमें फिर रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए। देन मेंटेनेबिलिटी ऑल्सो। आप ऐसा नहीं है कि एक बार बना के छोड़ दिया, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली मेंटेन इट एंड कीप इम्प्रूविंग इट अपॉन द फीडबैक सिस्टम। तो यहाँ पे ना फीडबैक सिस्टम काम करता है कि आप फीडबैक लेते रहो। आपने कोई वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में कंटिन्यूसली इशू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसके रिव्यू लेते रहोगे। फिर उन रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसे मेंटेन करते रहोगे और इम्प्रूव करते रहोगे। एंड पोर्टेबिलिटी ऑल्सो। किसी एक पर्टिकुलर जब ई प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जब ई गवर्नेंस का कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कभी कभी एज ए पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होता है। तो पोर्टेबिलिटी में क्या होगा कि अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसे इंटर डिपार्टमेंटल बना देना चाहिए, इंटर मिनिस्ट्रियल बना देना चाहिए। ओके। सोशल इश्यूज में क्या है, एक्सेसिबिलिटी। फोन सबके पास है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस को यूज करते हो ई गवर्नेंस सर्विसेज के लिए। आप एक काम करो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो ये ई गवर्नेंस की एप्लीकेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने इंस्टॉल करने को बोला है। आप में से कितने लोगों ने कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करके रखी है। एंड आई विल ऑल्सो चेक कि मुझसे ज़्यादा भी किसी ने करके रखी है क्या। सो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन आपके पास कौन कौन सी ई गवर्नेंस की एप्लीकेशंस हैं। यूजेबिलिटी ऑल्सो, यूज़ करना नहीं आता है, कभी कभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यूज़ करना हो जाता है। आपने इंस्टॉल कर ली, आपको उसमें अगर 5-6 स्टेप्स लेने हैं, तो क्या होता है कि जनरली जो इतना अवेयर नहीं होता है टेक्नोलॉजी के साथ, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है, अरे छोड़ो ना, कौन करेगा, अरे वहाँ जाके करा लेंगे ऑफिस में। तो ये जनरली ना 1-2 स्टेप में काम हो जाना चाहिए, इतनी ईजी इसकी यूजेबिलिटी होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज का यूज़ नहीं होता। जनरली जितनी भी कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, एप्लीकेशंस बनती हैं, वो इंग्लिश में बनती हैं, और इंग्लिश हमारी मेन लैंग्वेज है नहीं। हमारी तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेज एक इशू हो जाता है। एंड अवेयरनेस ऑफ द ई गवर्नेंस लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे मतलब हम लोग तो, आप लोग इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स होगी, आप लिखो
आप लिखना और आप चेक भी करना और देखना कि कितने ऐसे एप्लीकेशंस हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनको इतना अवेयरनेस है इस बारे में। लाइक बीइंग सच अ लिटरेट एंड नॉलेजेबल पर्सन, अगर आपको इतना अवेयरनेस है देन आप इमेजिन करो कि जो किसान है उसको कितना इस बारे में अवेयरनेस होगा। टेक्निकल चैलेंजेस क्या आते हैं? इंटरऑपरेटेबिलिटी। यार जरूरी नहीं है ना कि एक जो एप्लीकेशन बनी है वो हमेशा आइसोलेटेड से रहेगी। आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो एप्लीकेशन है उनके बीच में इंटरऑपरेटेबिलिटी चाहिए होती है। जैसे कि आप यूपीआई का एग्जांपल ले लो, जो भीम यूपीआई जिससे हम पेमेंट करते हैं उसकी इंटरऑपरेटेबिलिटी देखो आप, वो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। बैंक्स के बीच में इंटरऑपरेटेबल है वो, जो डिफरेंट हमारे डिजिटल पेमेंट पॉकेट्स हैं हमारे, उनमें भी वो वॉलेट्स हमारे, उनमें भी वो इंटरऑपरेटेबल है। आप उसके थ्रू आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से कोई भी जो ऐप बना रहे हो वो इंटरऑपरेटेबल होनी चाहिए। देन सिक्योरिटी, जो फ्रॉड्स होते हैं या जो प्राइवेसी इश्यूज होते हैं उन सबको लेके, एंड ऑथेंटिकेशन ऑल्सो। बहुत सारे लोग फेक एप्लीकेशंस बना के डाल देंगे उस पे, गूगल प्ले पे। तो हम क्या होता है कि जब गवर्नमेंट का होता है तो हम बड़े ट्रस्ट के साथ हमारा डेटा उसमें दे देते हैं, लेकिन अगर वो फेक है और हमने उसे डेटा दे दिया तो हमारा तो प्राइवेसी ब्रीच हो गया है ना। तो इस तरीके से थोड़ा ऑथेंटिकेशन का भी प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आप इश्यूज लिख दो, ये सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनको याद कर लो, एक कॉपी में अपने लिख लो, नोट्स बना लो, इसका बस इतना सा लिख लो। इनमें क्या लिखना है ये आपको अच्छे से पता है, बस ये पॉइंट्स कीवर्ड्स लिख लो। ओके, अभी हम आ जाएंगे कंक्लूजन पे। तो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो, जैसे स्लो पेस ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गया, रेड टेपिज्म हो गया, या जो खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, सिटीजन्स हैं, बहुत बार ना हम लोग बड़े स्केप्टिकल होते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, आपको कोई नई चीज़ यूज़ करनी है, खैर हम तो भी बड़ी यंग जनरेशन है, हम बड़ा क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। उनको अगर आपने टेक्नोलॉजी चेंज कर दिया या उनको अगर आपने तरीका चेंज करने को बोला है, तो आपने खुद में अपने पेरेंट्स में भी देखा होगा कि दे आर वेरी रेजिस्टिव, कि नहीं चल रहा है, इतने सालों से काम चल रहा है, क्या करेंगे। तो दिस हैपन्स और डजंट। तो इस तरह के चैलेंज होते हैं, लेकिन उनको ही एड्रेस करके हमें आईसीटी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना है। दूसरा, हम लोग कोविड को देखते हुए भी हमारा वे फॉरवर्ड देंगे कि किस तरीके से जो कोविड है इसने हमें एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि हम पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के जो टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी है हम उसको लेवरेज करें। एंड इसके लिए जरूरी होगा कि हम इंश्योर करें पार्टिसिपेशन, सिक्योरिटी इन द रोबस्ट टेक्नोलॉजी। तो इनोवेशन से नया पैराडाइम भी हमें लेके आना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। जो हमारे 6 C's ऑफ आईटी हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो ये आईसीटी एंड ई गवर्नेंस है ना, ये आईटी पे टिका हुआ है। पीपल, प्रोसेस एंड रिसोर्सेज के साथ में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसमें कंप्यूटर डेंसिटी, हमें कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि जो इंटरनेट डेंसिटी है वो इंक्रीज हो, कम्युनिकेशन अच्छा, बहुत ही स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट हो, कनेक्टिविटी बड़ी स्मूथ एंड सॉलिड होनी चाहिए, साइबर लॉस स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे ताकि हमारी सिक्योरिटी का इश्यूज ना आए, कॉस्ट को हमें मिनिमम करना पड़ेगा, एंड कॉमन सेंस टू इमर्ज एज एन इफेक्टिव एंड वेल गवर्न्ड कंट्री इन द 21st सेंचुरी। एंड विद दैट नोट हम अपना क्वेश्चन फिनिश कर देंगे। थोड़ा सा लंबा है बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको ऐसे ही जाने मत देना। बहुत प्रोबेबल चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बोला था, आप अभी आंसर लिखोगे एंड यू विल सेंड योर आंसर्स ईदर टू द ईमेल ID doubts.studyiq@gmail.com, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल little_simple_buddha भी भेज सकते हो। इस क्वेश्चन का जो PDF है वो भी आप मेरे बायो से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक देके रखा है, वहाँ पे मैंने इसका PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशंस हैं ई गवर्नेंस की जिनको आप यूज़ करते हो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको यूज़ करने के लिए। एंड आई टेल यू माइन ऑल्सो। मैं इंस्टाग्राम पे आपको बताऊंगी, आई अपलोड वन पिक्चर ऑफ ऑल दी एप्लीकेशंस आई यूज ऑफ द गवर्नमेंट कि किस तरीके से उनके पॉलिसीज को ले रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट इन दिस क्वेश्चन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।